हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम आजीविका इकाई 2 आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। जो भी पिकासो की बुक में दिया हुआ है वो सारे आज इस वीडियो में देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो इसमें से अगर कुछ प्रश्नों के उत्तर में अगर कुछ गलती होती है या तो फिर कुछ व्याख्या में कुछ गलत है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। पहला प्रश्न होगा आज का। ग्रामोद्योग कितने प्रकार के होते हैं? ग्रामोद्योग 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये इसका हमने थ्योरी पार्ट भी किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगी मैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, तो ग्रामोद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ग्रामोद्योग 7 प्रकार के होते हैं। हथकरघा, मिट्टी के बर्तन बनाना, खाद्य प्रसंस्करण, आचार, खादी, मुर्गी पालन, गाय भैंस पालन, तो ये सारे जो है ग्रामोद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित ग्रामोद्योग के प्रकार हैं। तो यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग भी आते हैं, कृषि आधारित एवं खाद्य उद्योग भी आते हैं और वन आधारित भी। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ग्रामोद्योग के अंतर्गत नहीं आता। तो जो ये कृषि है ना, ये कृषि ग्रामोद्योग के अंतर्गत नहीं आता, कृषि उत्पाद ग्रामोद्योग के अंतर्गत आता है ना। बट जो कृषि है वो ग्रामोद्योग के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, कृषि ग्रामोद्योग के अंतर्गत नहीं आता। कृषि को उद्योग के श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि उत्पादन और फसल उगाने की ये प्रक्रिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। खादी व ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया। ऑप्शंस देखते हैं। खादी व ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956, खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम 1962, मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खादी व ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956। खादी व ग्रामोद्योग आयोग का जो गठन हुआ था वो खादी व ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुआ था। ठीक, व्याख्या दिया हुआ है। खादी व और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 अप्रैल 1957। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का की स्थापना 25 अप्रैल 1957 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 25 अप्रैल 1957 को हुई थी। इसकी स्थापना भारत सरकार ने संसद के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की थी। यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। अगला देखते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन कब किया गया? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का जो पुनर्गठन हुआ था, ये हुआ था 19 जुलाई 2006 में। ठीक, 19 जुलाई 2006। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी देखा हमने, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2008। अगस्त 2008 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का की शुरुआत अगस्त 2008 में हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त 2008 में हुई थी। यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसे सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय ने शुरू किया था। यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है, इसे सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय ने शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किन दो योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है?
तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब पूरा कथन यहाँ पे दिया हुआ है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, या तो एक या दो, या तो एक या तीन, या दो या तीन, या एक दो तीन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किन दो योजनाओं, यहाँ पे बोला भी गया है किन दो योजना, यानी कि चौथा ऑप्शन तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कट कट हो जाता है ना। तो किन दो योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को, इन दोनों को मिला करके बनाया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर एक और दो, सॉरी, कथन एक और दो, ये दोनों, ये जो दोनों योजना है एक और दो, है ना, इन दोनों योजनाओं को मिलकर के बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक और दो। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन है? ये अभी देखा हमने व्याख्या में भी, है ना। ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है। अगला है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 20 जुलाई 2001 में। ठीक, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ था 20 जुलाई 2001। अगला है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर का सृजन करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर का सृजन करना। ठीक, उद्देश्य क्या है इसका? छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर का सृजन करना। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितने उत्पादन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, एक, छह, सात, छह या सात, या आठ या नौ। यहाँ पे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे हाइड करना मैं भूल गई, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौ। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बांस शिल्प केंद्र कहाँ संचालित है? तो बांस शिल्प जगदलपुर में संचालित है। ठीक है, जगदलपुर, क्योंकि उस तरफ ही बांस वगैरह का ज्यादा अ, है ना, वो उत्पादन होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जगदलपुर। ठीक, अगला देखते हैं। जगदलपुर में स्थित बांस शिल्प केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये भी हमने थ्योरी, सब ये सारे जितने भी हम प्रश्न देख रहे हैं ना, ये हमने बुक में से थ्योरी, सारी सारी की सारी थ्योरी हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र। जगदलपुर में जो बांस शिल्प केंद्र स्थित है उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का विक्रय भंडार केंद्र कहाँ कहाँ है? तो कहाँ कहाँ है? तो रायपुर में भी है ना, बिलासपुर में भी है और जगदलपुर में भी है। तो विक्रय भंडार केंद्र बोला गया है। ठीक है, विक्रय भंडार केंद्र, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का विक्रय भंडार केंद्र रायपुर में, बिलासपुर में और जगदलपुर। तो उपर्युक्त तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? हस्तशिल्प विकास बोर्ड अ, हस्तशिल्प के क्षेत्र में चहुमुखी चहुमुखी विकास, है ना, ये उद्देश्य भी है। पुरानी हुई शिल्पों को प्रशिक्षण के माध्यम से पुनर्जीवित करना, ये भी है।
पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, तो ये भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा कितने स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा कितने माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? तो 2 माह के लिए भी, 3 माह के लिए भी और 4 माह के लिए भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो तीनों माह मतलब अ, तीन अ, 3 स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। एक 2 माह के लिए होता है, एक 3 माह के लिए होता है और एक 4 माह के लिए होता है। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा उन्नत उपकरण सहायता के तहत कितने राशि दिए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5,000 या 10,000 या 72,000 या 15,000। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5,000 रुपए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा उन्नत उपकरण सहायता के तहत 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा कर्मशाला एवं निर्माण सहायता के तहत सहायता राशि दिया जाता है। तो कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 10,000 रुपए, कर्मशाला एवं निर्माण सहायता के तहत। ठीक है, कर्मशाला एवं निर्माण सहायता के तहत सहायता राशि जो है वो 10,000 रुपए की दी जाती है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का जो गठन है ये हुआ था 14 मार्च 2012। 14 मार्च 2012 छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का गठन 14 मार्च 2012 को हुआ था। अगला यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का गठन 14 मार्च 2012 को हुआ था। यह बोर्ड राज्य शासन के ग्रामोद्योग विभाग के अधीन आता है। ग्रामोद्योग विभाग के अधीन आता है। माटी कला यानी कि टेराकोटा, मिट्टी से बना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड कार्यशील कब हुआ था? तो कार्यशील हुआ था ये 13 अगस्त 2012 को। 14 मार्च 2012 को इसका गठन हुआ था और कार्यशील यानी कि वो इसका ये जो हुआ था, काम जब चालू हुआ था, कब हुआ था? 13 अगस्त 2012। ठीक, उत्तर हो जाएगा 13 अगस्त 2012। अगला है, कुंभकार टेराकोटा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस पूरे नहीं दिए हुए हैं, बट इसका उत्तर चलिए दिखा देती हूँ आपको ऑप्शंस। 31 दिसंबर 2020 या 15 सितंबर 2020 या 18 नवंबर 2020 या 2 अक्टूबर 2020। वैसे इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुंभकार टेराकोटा योजना की शुरुआत हुई थी 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020। कुंभकार टेराकोटा योजना के तहत प्रदेश के माटी शिल्पियों को कितने नग विद्युत चाक निःशुल्क वितरण किया गया था? विद्युत चाक मतलब इलेक्ट्रिक, वो जो उनका वो बनाने वाला आता है ना, जिसमें वो मिट्टी का वो बर्तन वगैरह जो भी बनाना होता है ना, तो वो बनाते हैं वो विद्युत वाला, है ना। तो ये निःशुल्क वितरण किया गया था। कितना? 6,481। 6,481। ठीक है, तो ये इस योजना के तहत माटी शिल्पियों को 6,481 विद्युत चाक निःशुल्क वितरण किया गया। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड द्वारा ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2014-15। ठीक है, ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना हुई थी 2014-15 में। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड द्वारा
आवासीय प्रशिक्षण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आवासीय प्रशिक्षण योजना इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2016 में। दिसंबर 2016। छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड द्वारा शिल्पकारों को प्रशिक्षण हेतु कितने आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई? तो शिल्पकारों को प्रशिक्षण के लिए आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। मतलब कितने प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई थी? 200, 300, 400 या 500? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 300। 300 आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास व विपणन सहकारी संघ का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 दिसंबर 2000। हथकरघा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास व विपणन सहकारी संघ का प्रारंभ 20 दिसंबर 2000 में हुआ था। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास व विपणन सहकारी संघ का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यहाँ पे राज्य के हथकरघा उत्पादों के प्रदर्शन व विक्रय के लिए एक्सपो व प्रदर्शनी का आयोजन, ये उद्देश्य भी है। बुनकर समितियों के विपणन सुविधा प्रदान करने हेतु शोरूम की स्थापना व संचालन, ये उद्देश्य भी है। और बुनकरों को हथकरघा बुनाई के नवीन तकनीक विकसित करना, तो ये उद्देश्य भी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास व विपणन सहकारी संघ का उद्देश्य है ये। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास व विपणन सहकारी संघ का कोसा वस्त्र का उत्पादन किया जा रहा है। कोसा वस्त्र का उत्पादन किया जा रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। जांजगीर चांपा में, रायगढ़ में, ए और बी दोनों सही है या सिर्फ ए सही है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? क्योंकि जांजगीर चांपा में भी है और रायगढ़ में भी है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। कोसा उत्पादन, ठीक है, तो जांजगीर चांपा में भी होता है और रायगढ़ में भी। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास व विपणन सहकारी संघ द्वारा सूती वस्त्र का उत्पादन किया जा रहा है। सूती वस्त्र का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जा रहा है? दुर्ग में भी होता है, बालोद में भी और बस्तर में भी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, हथकरघा विकास, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास व विपणन सहकारी संघ द्वारा सूती वस्त्र का उत्पादन दुर्ग में, बालोद में और बस्तर, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, है ना, इसका प्रारंभ हुआ था 2017-18 में। अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य, तो इसका क्या उद्देश्य था? युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना, है ना, ये उद्देश्य था, है मतलब। और युवाओं को योग्यता अनुसार अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराना, है ना, ये भी उद्देश्य है। युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु बैंक ऋण प्रदान करना, ये उद्देश्य भी है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ये तीनों के तीनों इसके उद्देश्य हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो इससे नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वरोजगार योजना, तो ये वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधीन है। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता है। क्या क्या पात्रता है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए? छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो ये तीनों के तीनों पात्रता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला,
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के आवेदन करने के लिए परिवार की न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम कितनी आमदनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख रुपए। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के आवेदन करने के लिए परिवार की न्यूनतम आय आमदनी होनी चाहिए 3 लाख रुपए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में विनिर्माण के क्षेत्र में ऋण दिया जाता है। तो विनिर्माण के क्षेत्र में कितना ऋण दिया जाता है? ये होता है 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में विनिर्माण के लिए, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है ना। इस योजना के तहत, है ना, निम्न क्षेत्रों में ऋण प्रदान किया जाता है। विनिर्माण के क्षेत्र में 25 लाख रुपए, सेवा के क्षेत्र में 10 लाख रुपए और व्यवसाय के क्षेत्र में 2 लाख रुपए। ठीक, अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में व्यवसाय के लिए ऋण दिया जाता है। व्यवसाय के लिए अभी देखा हमने व्याख्या में, 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है व्यवसाय के लिए। अगला है, स्वर्गीय बिसाहू दास महंत पुरस्कार दिया जाता है। तो जो ये स्वर्गीय बिसाहू दास महंत पुरस्कार जो है, ये बुनकरों को कौशल प्रशिक्षण व उत्कृष्ट डिजाइन को प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? स्वर्गीय बिसाहू दास महंत पुरस्कार। ठीक है, बुनकरों को कौशल प्रशिक्षण व उत्कृष्ट डिजाइन को प्रोत्साहित करने के लिए। स्वर्गीय बिसाहू दास महंत पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 लाख रुपए। ठीक है, तो स्वर्गीय बिसाहू दास महंत पुरस्कार में पुरस्कार राशि जो है वो 2 लाख रुपए की है। अगला है, राज राजेश्वरी करुणा माता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शंस हैं, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए, साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए, या सूती वस्त्र का उत्पादन करने वाले बुनकरों को, या कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र का उत्पादन करने वाले बुनकरों को। ठीक है, राज राजेश्वरी करुणा माता पुरस्कार, ठीक है, सूती वस्त्र का उत्पादन करने वाले बुनकरों को दी जाती है। सिडबी का स्थापना कब किया गया था? सिडबी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 अप्रैल 1990। ठीक है, सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990। इसका पूरा नाम क्या है सिडबी का? सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, और ये बैंक जो है वो एमएसएमई पे काम करती है, उनके विकास पर उनका वित्त पोषण करती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में। ठीक, और अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारा कुछ हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। यह एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक, अगला देखते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी देखा व्याख्या में हमने, इसका मुख्यालय है लखनऊ में। सिडबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिडबी का मुख्य उद्देश्य है लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण साख पत्र उपलब्ध कराना। ठीक है, क्रेडिट देना। ठीक है, तो लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण साख पत्र उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है सिडबी का। ठीक, चलिए यहाँ पे
ग्रामोद्योग से संबंधित जितने भी प्रश्न थे यूनिट 2 के, हमने सारे प्रश्न हमने देख लिए हैं आज के। ठीक, तो हम नेक्स्ट देखेंगे इकाई 3, यूनिट 3। इकाई 3 में क्या दिया हुआ है? स्व सहायता समूह दिया हुआ है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसके प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।